शहर से देहात को जाने वाली सड़क पर एक साइकिल रिक्शा चला जा रहा था। रिक्शा वाला रंगीन बनियान, हाफ पैंट, लंबे बाल, दुबले पतले जिस्म वाला नौजवान था। उसे देखकर वेदना का फोटोग्राफ नहीं बल्कि वेदना का कार्टून आँख के आगे आ जाता था। रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथों की मुट्ठियां जमाए बद्री पहलवान बैठे थे। रिक्शे पर उनके पैर के पास एक संदूक रखा हुआ था। दोनों पैर संदूक के सिरों पर जमाकर स्थापित कर दिए गए थे। इस तरह पैर टूटकर रिक्शे के नीचे भले गिर जाएं, संदूक के नीचे गिरने का कोई खतरा न था। संध्या का बेमतलब सुहाना समय था। पहलवान का गांव अभी 3 मील दूर होगा। उन्होंने शेर की तरह मुंह खोलकर जमाई ली और उसी लपेटे में कहा, इस साल फसल कमजोर हो रही है। रिक्शे वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में न था। वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। पहलवान ने अब साफ साफ पूछा, किस जिले के हो? तुम्हारे उधर फसल की क्या हालत है? रिक्शे वाले ने सिर को पीछे नहीं मोड़ा। आंख पे आती हुई बालों की लट को गर्दन की लचकदार झटक के साथ माथे के ऊपर फेंकते हुए कहा, फसल? हम देहाती नहीं है ठाकुर साहब, खास शहर वाले हैं। इसके बाद वह कूल्हे मटका मटका कर जोर से रिक्शा चलाने लगा। आगे जाने वाले एक रिक्शे को देखकर उसने घंटी बजाई। पहलवान ने दूसरी जमाई ली और फसल की ओर फिर से ताकना शुरू कर दिया। रिक्शा वाला सवारी की बेरुखी देख उलझन में पड़ गया। रंग जमाने के लिए उसने आगे वाले रिक्शे वाले को ललकार कर कहा, अबे ओ बांगड़ो, चल बाई तरफ। आगे का रिक्शा वाला बाई तरफ हो लिया। पहलवान का रिक्शा उसके पास से आगे निकल गया। निकलते निकलते इस रिक्शे वाले ने बाईं ओर के रिक्शे वाले से पूछा, क्यों, गोंडा के रहने वाले हो या बहराइच के? वह रिक्शे वाला एक आदमी को कुछ गठरियों और एक गठरी नुमा बीवी के साथ लाद कर धीरे धीरे चला जा रहा था। इस भाईचारे से खुश होकर बोला, गोंडा में रहते हैं भैया। शहरी रिक्शे वाले ने मुंह से सिनेमा वाली सीटी बजाकर और आंख फैलाकर कहा, हाँ वही तो। पहलवान ने इसे भी अनसुना कर दिया। सांस खींच कर कहा, जरा स्पीड बढ़ाए रहो मास्टर। रिक्शा वाला सीट पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने और साथ ही भाषण देने लगा। ये गोंडा, बहराइच और इधर उधर के रिक्शे वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं है। इनसे ज़्यादा समझदार तो भूसा गाड़ियों के बैल होते हैं। बिल्कुल हुश। अंग्रेजी बाजारों में बिरहा गाते निकलते हैं। मोची तक को रिक्शे पर बिठाकर उसे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ दे माल एवेन्यू और परफेक्ट स्क्वायर चलो तो दांत निकल आते हैं। इनके बाप ने भी इन जगहों के नाम सुने हो तो? पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहते हो मास्टर। उधर वाले बड़े दिलदार होते हैं। सत्तू खाते हैं और चना चबाकर रिक्शा चलाते हैं। 4 साल में बीमारी घेर लेती है तो घिघियाने लगते हैं। रिक्शे वाले ने हिराकत से कहा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बड़े मक्खी चूस होते हैं। पर साल लू में एक रिक्शा वाला चलाते चलाते सड़क पर ही टेप बोल गया। देह पर बनियान ना थी पर टंटे में 20 रुपया निकले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज होती है। जब चल रही हो तो घर से बाहर ना निकलना चाहिए। खा पी कर दरवाज़ा बंद करके घर में ही पड़े रहना चाहिए। बात बड़ी मौलिक थी। रिक्शे वाले ने हेकड़े से कहा, मैं तो यही करता हूँ। गर्मियों में बस शाम को सिनेमा के टाइम गाड़ी निकालता हूँ। पर ये साले देहाती रिक्शे वाले, इनकी ना पूछे ठाकुर साहब। साले जान पर खेल जाते हैं। चवन्नी के पीछे मुंह से फेना गिराते हुए दोपहर में भी मीलों चक्कर काट आते हैं। इक्का घोड़ा भी उस वक्त पेड़ का साया नहीं छोड़ता। पर ये साले, मारे हिराकत के रिक्शे वाले का मुंह थूक से भर गया और गला रुंध गया। उसने थूक कर बात खत्म की। साले जरा सी गर्म हवा लगते ही सड़क पर लेट जाते हैं। पहलवान की दिलचस्पी इस बातचीत में खत्म हो गई थी। वे चुप रहे। रिक्शे वाले ने रिक्शा धीमा किया और बोला, सिगरेट पी ली जाए। पहलवान उतर पड़े और रिक्शे पर जोर देकर एक और खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने भी सिगरेट सुलगा ली।
कुछ देर वह चुपचाप सिगरेट पीता रहा, फिर मुंह से धुएं के गोल गोल छल्ले छोड़कर बोला, उधर के देहाती रिक्शे वाले दिन रात बीड़ी फूंक फूंक कर दांत खराब करते रहते हैं। अब तक पीछे का रिक्शा वाला भी आगे आ गया, फटी धोती और नंगा बदन। वह कांख कांख कर रिक्शा खींच रहा था। शहरी रिक्शे वाले को देखकर भाईचारे के साथ बोला, भैया तुम भी गोंडा से हो क्या? सिगरेट फूंकते हुए इस रिक्शे वाले ने नाक सुकोड़ कर कहा, अबे परे हट, क्या बकता है? वह रिक्शा वाला खरखर करता हुआ आगे निकल गया। आज के भावनात्मक पूर्ण कथाकारों ने ना जाने किससे सीखकर बार बार कहा है कि दुख मनुष्य को मांझता है। बात कुल इतनी नहीं है। सच तो यह है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींच कर निचोड़ता है, फिर निचोड़ कर उसके चेहरे पर धुंध जैसा बनाकर उस पर 2-4 काली सफ़ेद लकीरें खींच देता है, फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डग भरने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है और उस गोंडा के रिक्शे वाले के साथ भी यही किया गया था। पर शहरी रिक्शे वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंक कर उसने उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए उसने अपना रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया और दूसरा भाषण शुरू किया। अपना दूसूल यह है ठाकुर साहब कि चोखा काम चोखा दाम। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। जो कह दिया सो कह दिया। एक बार एक साहब हमारी पीठ पर बैठे बैठे घर का हालचाल पूछने लगे। बोले, सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है, रिक्शे पर रोक ही नहीं लगाती। कितनी बुरी बात है कि आदमी पर आदमी चढ़ता है। मैंने कहा तो मत चढ़ो। वो कहने लगे, मैं तो इसलिए चढ़ता हूँ कि अगर रिक्शे वालों का बायकाट कर देंगे तो रिक्शे वाले भूखे मर जाएंगे। उसके बाद वे फिर रिक्शे वालों के नाम पर रोते रहे। बहुत रोए, रोते जाते थे और सरकार को गाली देते जाते थे। कहते जाते थे कि तुम यूनियन बनाओ, मोटर रिक्शा की मांग करो, ना जाने क्या क्या भगते जाते थे। मगर ठाकुर साहब, हमने भी कह दिया कि बेटा झाड़े रहो, चाहे कितना रहो हमारे लिए, किराए के ठन्नी में 1 पाई कम नहीं करूँगा। पहलवान ने आंखें बंद कर ली, जमाई लेकर बोला, कुछ सिनेमा का गाना भी गाते हो कि बातें झेलते रहोगे? रिक्शे वाले ने कहा, यहाँ तो ठाकुर साहब 2 ही बातें हैं, रोज सिनेमा देखना और फटाफट सिगरेट पीना। गाना भी सुना देता, पर इस वक्त गला खराब है। पहलवान हंसे। तब फिर क्या, शहर का नाम डुबोए हो। रिक्शे वाले ने इस अपमान को शालीनता के साथ हजम कर गया। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से लारी लप्पा की धुन निकालनी शुरू की। पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने सवारी की तबीयत गिरा देखकर फिर बात शुरू की। हमारे भैया भी रिक्शा चलाते हैं, पर सिर्फ खास मूल्यों की सवारी में ढोते हैं। एक सुल्तानपुरी रिक्शे वाले को उन्होंने 2-4 दाव सिखाए तो वह रोने लगा। बोला, जान ले लो पर धर्म ना लो, हम इस काम के लिए सवारी ना ला देंगे। हमने कहा, भैया बंद करो, गधे को दुलक्की चलाकर घोड़ा ना बनाओ। शिवपालगंज नजदीक आ रहा था। उन्होंने रिक्शे वालों को सनद जैसे देते हुए कहा, तुम आदमी ठीक हो, सबको मुंह ना लगाना चाहिए, तुम्हारा तरीका पक्का। फिर कुछ सोच कर बोले, पर तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली ढाली है, कुछ महीने दंड बैठक लगाओ, फिर देखो क्या होता है। उससे क्या होगा, रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी पहलवान हो जाऊंगा। अब पहलवानी में क्या रखा है? लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है ना, तो नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमंचा हो तो पहलवान हुए तो क्या, और ना हुए तो क्या। कुछ रुक कर रिक्शे वाले ने इत्मीनान से कहा, पहलवानी तो अब देहाती में ही चलती है ठाकुर साहब, हमारे उधर तो अब छोरेबाजी का जोर है। इतनी देर बाद बद्री पहलवान को अचानक अपमान की अनुभूति हुई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने रिक्शे वाले की बनियान चुट्टी से पकड़ी और खींच कर कहा, अबे घंटे भर से ठाकुर साहब लगा रखा है, जानता नहीं मैं बामन हूँ।